तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने इस सीरीज के चौथे पार्ट के तरफ, यानी कि वर्कशीट फॉर 24 दिसंबर 2022। तो रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट्स 10 मार्क्स को कैरी करते हुए, जिसमें कि 2 से 4 5 चैप्टर्स को हम कवर अप करेंगे सो दैट कि आपका आने वाला एग्जाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। तो आइए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अकाउंटेंसी के वर्कशीट के साथ। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन से दिखाई दे स्टेटमेंट से दिखाई दे रहा है आपको। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। Which of the following transaction will result into flow of cash? Now flow of cash का मतलब ये इनफ्लो भी हो सकता है या आउटफ्लो भी हो सकता है। ऑप्शंस दिए हैं, डिपॉजिटेड 4000 इनटू बैंक। देखिए डिपॉजिट करते हैं अगर आप बैंक में, तो आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस का आउटफ्लो हो रहा है, सॉरी कैश बैलेंस का आउटफ्लो हो रहा है और बैंक बैलेंस में इनफ्लो भी हो रहा है। तो इसको कैसे हम डील करें, तो बता दूं, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट्स के अंतर्गत ही प्लस भी हो और माइनस भी हो, तो उसको हम ना ही इनफ्लो मानते हैं ना ही आउटफ्लो। तो उन्हीं में से एक ये भी था, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अगला दिया है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से कैश निकालेंगे तो वहां भी यही होगा कि बैंक बैलेंस घटेगा और कैश बैलेंस बढ़ेगा। अगेन मूवमेंट विद इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इसको भी हम इसके इनफ्लो या आउटफ्लो में नहीं काउंट करेंगे। थर्ड आता है सेल किया है आपने मशीन को जिसकी बुक वैल्यू 74,000 या कुछ भी हो और लॉस पर बेचा 9,000। तो आपने लॉस में बेचा हो या गेन में बेचा हो, अगर मशीन बेचेंगे तो कैश तो आएगा ही आएगा। तो दैट मीन्स यहां पर आप इनफ्लो कह सकते हैं कि दिख रहा है। जबकि चौथे और लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन बोला है कन्वर्टेड 60,000 7% डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना दिया। यानी यहां पर भी कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं है, बस एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी, सेल ऑफ मशीन, बुक वैल्यू एंड एट अ लॉस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फॉर रिकॉर्डिंग द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, डिवेंचर्स को जब आप कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर इश्यू करते हो, द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड इज डेबिटेड टू। तो अगर आप डिवेंचर को इश्यू करते हैं और उसकी एंट्री बना रहे हैं, तो उस केस में आप डेबिट क्या करते हैं। ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर्स और जनरल रिजर्व। तो इसका आंसर डिवेंचर सस्पेंस है। और इसको जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा सा ये आंसर की जरूर देख लें। पहले ही बता चुका हूं आपको कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डिवेंचर सस्पेंस। क्यों है वो एंट्री पहले आप देख लीजिए। सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, तो ये एंट्री बनती है जब भी आप डिवेंचर्स को इश्यू करते हो एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि डेबिट किसको करोगे आप, तो डेबिट हम डिवेंचर सस्पेंस को करेंगे। इस तरीके से आपका आंसर बना था ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। In a partnership firm, Amit is entitled to get a commission of 25% on the net profit after charging commission. Net profit before charging such commission is ₹60,000। तो यहाँ पर कमीशन के कैलकुलेशन का केस दिया गया है जिसमें बोला गया है कि एक पार्टनर को कमीशन मिलेगा 25%, किस पर, नेट प्रॉफिट पर। बट ये भी बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट में से उसी का कमीशन घटाने के बाद निकालना है, और जो नेट प्रॉफिट था वो 60,000 रुपए है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जिस चीज को घटा करके निकालने को कह रहे हैं ये फिलहाल इम्पॉसिबल है। तो देखिए मैं बताना चाहता जो चीज बोलना चाहता हूँ वो क्या बोलना चाहता हूँ। अमित का कमीशन निकालने का तरीका बोला है नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग, मतलब माइनस करिए। क्या माइनस करिए, सच कमीशन, मतलब अमित का ही कमीशन जो फिलहाल तो हमें नहीं मालूम क्योंकि हम वही तो निकालना चाहते हैं, और इनटू रेट अपॉन 100 जो कि था 25%। तो अगर हम 25% यहां लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट की वैल्यू यहां लिख देंगे, तो फिर इसमें हम क्या घटाएंगे, अमित के कमीशन के तौर पर हम कुछ भी घटा नहीं सकते। तो यही है रूल, यहां से यहीं से शुरुआत होती है आर अपॉन 100 प्लस आर की। जिस कमीशन को आप यहां घटाने की बात कर रहे हैं वो कमीशन तो अननोन है,
तो इसीलिए उसी का रेट यहाँ पर डिनोमिनेटर में जोड़ देते हैं और बन जाता है R/100 प्लस R। तो फॉर्मूला क्या हो गया, मॉडिफाई होते हुए नेट प्रॉफिट जितना था वो ले लिया हमने, माइनस कमीशन नहीं हो सकता, इसलिए वो कमीशन जो माइनस करना था वही यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, और जो रेट था 25% वो ऊपर आ गया, जैसे हमेशा होता है। यानी सिंपल बातचीत में कहें तो हमने R/100 प्लस R कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, और कब नहीं कर सकते, और कब नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व है, आपका आंसर सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आता है 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से 1 मार्कर्स क्वेश्चन तो सारे हो जाते हैं आज के, जिसमें कि हमने एक फंडामेंटल का चैप्टर क्वेश्चन देखा, एक डिबेंचर से देखा और एक कैश फ्लो का भी देखा। अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड सभी आप जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी भी है, तो इसलिए मेरा काम तो यही है कि आपको इजी हो या टफ, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वाइटल पार्ट है, जो आपके सिलेबस से आते ही आते हैं, मैं उसको कवर अप करूं इन वर्कशीट्स के माध्यम से। तो लिखा है, अंडर विच हेडिंग एंड सब हेडिंग्स वुड यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी का बैलेंस शीट यानी शेड्यूल 3rd पार्ट 1st के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को आप कहां दिखाएंगे, किस हेडिंग में और किस सब हेडिंग में। और 6 दिए हैं टोटल, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्लियर है कि सब में हाफ हाफ मार्क्स हैं। चलिए तो सीधे हम आंसर के साथ देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जाए और क्या किसका आंसर होगा। देखिए ये रहा उसका तरीका लिखने का। आपको कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहे बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर होगा। सबसे पहले आइटम्स जो क्वेश्चन में दिए वो हम लिख लेंगे एज इट इज, वो 6 नाम थे टोटल, 6 हमने यहाँ लिख लिए हैं। देन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हमको लिखने हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप हेडिंग और सब हेडिंग को पहचान सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके टोटल बैलेंस शीट में 6 हेडिंग्स होती हैं। उन 6 हेडिंग्स को जब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं तो 2 ही ग्रुप्स निकल के आते हैं, एक एसेट साइड का और एक लायबिलिटी साइड का। एसेट साइड में 2 ही होते हैं, जिसमें एक नॉन करंट एसेट्स है और दूसरा करंट एसेट्स, जबकि लायबिलिटीज में आते हैं शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। एक और जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो तो आंसर कभी बन नहीं सकता। तो जब कभी आप किसी टर्म, जैसे फिलहाल पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको तुरंत किस हेडिंग में जाएगा ना सोचे, पहले ये सोचना है आपको ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड। तो आप सभी जानते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटीज है। तो जब आपको पता चल गया कि लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में 3 ही हेडिंग्स है, उनमें से एक को चुन लेना है। पहला हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसका तो ये हिस्सा बिल्कुल नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब जिसका पेमेंट 1 साल के बाद होता है, और करंट लायबिलिटीज ऑब्वियसली ये वही है। तो इस तरह से आप अपने दिए गए ऑप्शंस को देखते हुए, अपने हेडिंग्स को जानने के बाद उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि कौन सा हेडिंग है जो कि हमें सोचना है, क्योंकि कोई भी चीज हम जो पढ़ेंगे वो दोनों साइड तो आएगी नहीं, किसी एक ही साइड आनी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बीइंग अ लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एक हेडिंग है, और सब हेडिंग इसका है अदर करंट लायबिलिटीज। इन द सेम वे अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डील करें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटी साइड में 3 ही हेडिंग्स हैं, उनमें से जो इसमें सुटेबल है वो है शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड के भी अंदर 2 हिस्से आते हैं, शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। फिर है नेक्स्ट लूज टूल्स। तो लूज टूल्स एक एसेट्स है, और एसेट्स में 2 ही साइड होते हैं, मतलब हेडिंग्स होते हैं करंट और नॉन करंट, और जिस तरह का ये एसेट्स है वो है एक करंट एसेट्स, और जो कि इन्वेंट्री के अंतर्गत आता है एज एग्जांपल। नेक्स्ट है पेटेंट्स। पेटेंट्स भी एक एसेट्स है, तो एसेट्स में अगेन 2 ही सब हेडिंग्स, सॉरी 2 ही हेडिंग्स है, नॉन करंट एंड करंट। तो फिलहाल तो ये एक नॉन करंट एसेट्स है, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी कई सारे डिविजन्स हैं, जिनमें एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर एक आता है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स है। तो कुछ चीजें इसमें है सिलेबस में, कुछ नहीं भी है, और हाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो पेटेंट्स हमारा उन्हीं में से एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जैसे गुडविल होता है, जैसे कॉपीराइट होता है। अगला आता है लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। कोई लोन ऐसा जो जिसको पे तभी करना है जब उसका डिमांड हो जाए, यानी कि इसमें टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से ज्यादा का बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब पहले तो ये लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज के अंतर्गत पेबल ऑन डिमांड है, इसलिए करंट लायबिलिटीज है, और जिसके अंदर सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एंड लास्ट कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर्स को हम सभी ने शेयर के चैप्टर में पढ़ा था, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन शेयर होल्डर फंड से ही बनता है, तो शेयर होल्डर फंड इसका हेडिंग हो जाएगा। और सब हेडिंग नोट्स टू अकाउंट आप सभी को मैंने कल भी अपने वीडियो में बनाकर दिखाया था, उसको अगर ध्यान से देखें और सोचें तो शेयर कैपिटल का ही हिस्सा है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली वे में माइनस हो जाता है ये। तो इस तरीके से हमने देखा अभी अभी 3 नंबर कितना स्कोरिंग हो जाता है, बस आपको हेडिंग और सब हेडिंग तैयार करने हैं। खैर मैंने इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे थे। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ।
जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न पर बेस्ड है। दिनेश एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन 7:3। तो 7 और 3 के रेशियो में दो पार्टनर्स है, दिनेश और राहुल। दे डिसाइडेड टू एडमिट कैलाश एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो इन्होंने मिलकर के एक नए पार्टनर कैलाश को एक पार्टनर बनाया है जिसका 1/5 शेयर होगा, विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम दिनेश एंड राहुल। तो यहां पर यह भी बोल दिया है कि न्यू पार्टनर को जो हिस्सा मिलेगा वो इक्वली मिलेगा, यानी सेक्रीफाइस रेशियो गिवन हो गया 1:1। बट किससे मिलेगा? दिनेश से भी मिलेगा और राहुल से भी मिलेगा। कैलाश ब्रॉट इन ₹3 लाख एज हिज कैपिटल एंड 80,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹1 लाख। तो कैलाश जो कि एक नया पार्टनर है वो अपने कैपिटल का 3 लाख रुपए देता है और गुडविल के लिए देता है 80,000 आउट ऑफ हिज शेयर 1 लाख। मतलब टोटल उसका शेयर था 1 लाख, उसमें से लाया सिर्फ वो 80,000 है। There was a reserve amounted to ₹20,000 at the time of Kailash's admission. तो कैलाश का जब एडमिशन हुआ तो उस समय बिजनेस में रिजर्व भी पहले से था। तो बताना चाहूंगा आपको, जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने फर्म्स के जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड इश्यू में। तो उन्हीं में से एक है इस बार रिजर्व का ये 2 लाख रुपया। तो ये बटेगा, लेकिन बटेगा सिर्फ दिनेश और राहुल में। रिक्वायरमेंट है पास एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू रेशियो। 4 नंबर का है तो क्लियर है कि 3 नंबर का पहला पार्ट हो सकता है और 1 नंबर का न्यू रेशियो कैलकुलेशन में वेटेज होगा। तो देखिए ये रहा आपका सॉल्यूशन। आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुराने फर्म में जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स मिलेगा यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एक्सेट्रा, उसको राइट ऑफ कर दीजिए या बांट दीजिए ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो फिलहाल उसमें से रिजर्व था हमारे पास, रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि रिजर्व को अगर हम बांटेंगे तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जिन लोगों हम बांटेंगे उनका कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए दिनेश और राहुल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, कैपिटल अकाउंट लिखना है आपको। जितने रुपए को आप बांटने जा रहे हैं वो अमाउंट है 20,000 और बांटने का रेशियो होगा ओल्ड। ओल्ड था 7:3 यानी 14 और 6,000। दूसरी एंट्री होती है कि न्यू पार्टनर जो आया होता है वो क्या क्या चीज लाया है और किस किस चीज के तौर पर लाया है। तो इस समय क्वेश्चन में बोला था कि न्यू पार्टनर जो है उसने अपना कैपिटल दिया था 3 लाख रुपया, ये रहा वो अमाउंट, और साथ साथ गुडविल भी दिया था उसने, लेकिन 1 लाख था बट वो दे रहा है 80,000। तो फाइनली बिजनेस में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया आपने टू कैलाशेस कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसमें से कैपिटल ऑफ कैलाश तो 3 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल में क्लियरली बोला है 80,000 लाया है, तो वही लिखना है आपको 80,000। तो मिलाकर वो कैश लाया 3,80,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री, और जो कि इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री होनी है, वो ये है कि जो नया पार्टनर प्रीमियम लाया है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के बांटना है। अगर नहीं ला पाया है तो करंट अकाउंट लिख के बांटना है, मतलब बांटना पूरा है जितना उसका शेयर था। और यहाँ दोनों बातें हुई हैं, प्रीमियम में 80 लाया है और 1 लाख में से 20,000 नहीं ला पाया, तो इसे दोनों को यूज करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000, कैलाशेस करंट अकाउंट डेबिट का। अब ये कैलाशेस करंट अकाउंट क्यों आ गया? एज पर द रूल, न्यू पार्टनर अगर प्रीमियम का कोई हिस्सा ना ला पाए या पूरा ही प्रीमियम ना ला पाए तो उस पार्टनर के नाम का करंट अकाउंट खोल दिया जाता है जो बाद में उसके कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है। तो कैलाशेस करंट अकाउंट डेबिट 20,000। तो इस तरह से बिजनेस में 1 लाख रुपए का प्रीमियम है जो कि बांटना है अब हमें ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस इश्यू में। और जैसे हमने पढ़ा था सेक्रीफाइस इक्वली दोनों ने किया था, इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दोनों हो जाते हैं, दिनेश और राहुल। और इक्वली बांटेंगे अगर 1 लाख को तो 50,000 दोनों को मिल जाएगा। ना 3 मार्क्स का ये पोर्शन था, मैंने बाइफर्केशन दे दिया है। एंट्री, हर एक एंट्री में एक एक मार्क्स आप अपने आप को दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आपको पता चल जाएगा आप कितने स्कोर कर सकते हैं कितना नहीं। फाइनली अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ जिसके अंदर हम न्यू रेशियो निकालने वाले हैं। अब न्यू रेशियो निकालना है, क्वेश्चन में सेक्रीफाइस भी दिया था पार्टनर्स का, दिनेश का और राहुल का। तो पहले हम सेक्रीफाइस को ही लिख लेंगे जो बोला गया था इक्वली। तो इक्वली दो लोगों का मतलब है 1/2 एंड 1/2। जिस हिस्से को इन्होंने इक्वली मिलकर दिया था वो है न्यू पार्टनर का शेयर जो कि 1/5 था। मल्टीप्लाई करने पर सेक्रीफाइस है 1/10 एंड 1/10। नाउ न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस घटाइए। नाउ दिनेश का ओल्ड कितना था 7/10 और राहुल का ओल्ड कितना था 3/10। तो ये आपने ओल्ड ले लिया। अब इनमें से माइनस करना क्या चीज आपको, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस दिनेश का कितना 1/10, सेक्रीफाइस राहुल का भी सेम ही है 1/10। सॉल्व करोगे आप 6/10 एंड 2/10। नाउ एज पर द रूल हमें क्वेश्चन में पूरा न्यू रेशियो निकालना होता है, मतलब न्यू पार्टनर का भी हिस्सा होता है। तो न्यू पार्टनर यानी कैलाश का हिस्सा था कितना, तो ये था 1/5। 1/5 को अगर हम इक्वल करें बाकी के हिसाब से यानी 10 और 10 के हिसाब से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हो जाता है। तो ये 2/10 के इक्वल टू है। तो फाइनली न्यू रेशियो में से ये एक हिस्सा है 6, ये एक हिस्सा है 2 और नए पार्टनर का हिस्सा है अगेन 2।
न्यू रेशियो बन गया 6:2 यानी कट पिट कर 3:1:1। तो इस तरीके से आज का हमारा पहला यानी अकाउंटेंसी का वर्कशीट हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट के बारे में। देखिए ये रहा वो बिजनेस स्टडीज का वर्कशीट आपका 24 दिसंबर, वर्कशीट नंबर 4। और आइए अब देखते हैं इसमें पहला चैप्टर कौन सा है जो कि हम कवर कर रहे हैं एज एमसीक्यू। एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द केस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि फेयोल के दिए गए प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहेंगे तब टेलर की हम बात सोच सकते हैं, ठीक है। तो फेयोल के दिए गए प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल यहाँ हाईलाइटेड है, अगर ये बात जानकर पढ़ेंगे आप तो आपको पढ़ने में भी समझ में आएगा और साथ में आंसर भी तुरंत क्रैक हो जाएगा। द मैनेजमेंट ऑफ भारत उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड लेबर यूनियन हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, मतलब कि किसी बिजनेस का नाम लिया है, उनके मैनेजमेंट और उनके लेबर्स के बीच में, लेबर यूनियंस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है वेयर बाय वर्कर्स हैव एग्रीड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट। जो वर्कर्स हैं वो अपने नॉर्मल ड्यूटी आवर्स से ज्यादा काम करेंगे यानी एक्स्ट्रा वर्क करेंगे और बदले में वो कुछ भी एडिशनल पेमेंट नहीं लेंगे टू रिवाइव द कंपनी आउट ऑफ द लॉस, ताकि कंपनी का जो लॉस का सिचुएशन बना हुआ है उससे वो आगे बढ़ सके। तो यानी कंपनी पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा एक्स्ट्रा पेमेंट करने का और वर्कर्स उतने ही पैसों में ज्यादा काम करेंगे। ये है कमिटमेंट या ये है एक तरह से एग्रीमेंट का एक हिस्सा जो कि वर्कर्स की तरफ से हुआ। नाउ अब उसके रिटर्न्स में और भी कुछ बातें हैं। In return, the management has promised to increase wage of the workers when this mission is accomplished. जैसे ही ये मिशन पूरा हो जाएगा यानी कंपनी का जो पोजीशन है वो अच्छा हो जाएगा तो कंपनी की तरफ से यानी मैनेजमेंट की तरफ से ये वादा किया जाता है कि उनकी वेजेस में भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये हो गया एक तरह से हमारा केस और इसी पर बेस्ड आपको तैयार करके बताना है कि यहाँ पर डिसिप्लिन है या रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज है या स्केलर चेन है या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ आंसर तो डिसिप्लिन है, लेकिन इसको जानने का दो उपाय है, या तो आपने केस पढ़ा और तुरंत समझ में आ गया तो आपने डिसिप्लिन कह दिया, नहीं समझ में आया तो बाकी को ट्राई करके देखिए क्या ये हो सकता है। क्या रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का यही कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल नहीं। क्या स्केलर चेन में यही कहा है, नहीं, अगेन ऐसा कुछ नहीं कहा उसमें। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर भी क्या ऐसा बोला है, नहीं बोला है। तो इस तरह से आपने एलिमिनेट कर दिया, बी सी और डी को बच जाता है ए। अब बात करते हैं ए ही क्यों हुआ, डिसिप्लिन ही क्यों हुआ। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक वादा किया कि जब कंपनी का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा तो कंपनी अपने वर्कर्स का वेजेस बढ़ा देगी। दिस इज अ डिसिप्लिन जिसमें कि बॉस या सबऑर्डिनेट दोनों को अपने वादों पर खरा उतरना पड़ता है। इस तरह की बात यहां पर आती है। तो आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेम द टाइप ऑफ प्लान which provides the prescribed way in which a task has to be performed। प्लान के अंतर्गत लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में से वो कौन सा टाइप ऑफ प्लान इस समय है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है प्रेस्क्राइब्ड वे इन विच अ टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए वो कौन सा तरीका होगा, वो कौन सा मेथड होगा, या सिंपली कहें तो किस तरह से हम किसी काम को पूरा करेंगे। ऑप्शन दिए हैं रूल, मेथड, स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। मैंने बातों बातों में आंसर भी बोल दिया है ना। खैर बहुत क्लियर था, आइडेंटिकल था, मेथड है इसका सही जवाब। मेथड ही वो टाइप्स ऑफ प्लान है जिससे हम ये मदद कर पाते हैं, जिससे मदद ले पाते हैं और पता लगा पाते हैं कि किस तरीके से अपने काम को हम पूरा कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंडर विच ट्रेनिंग मेथड, तो ट्रेनिंग मेथड आप सभी पढ़ चुके होंगे होप सो। उसमें से किसके अंदर ऐसा होता है कि बोथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। यानी बिजनेस को अपने मेंबर्स की ट्रेनिंग देनी है जिसके लिए वो क्या करेंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का हेल्प लेंगे और खुद भी उसमें मिल करके यानी एक तरह से कोलाबोरेशन होगा दोनों के बीच में। जो इंस्टीट्यूट होगा वो तो थियोरेटिकल नॉलेज दे देगा और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होगा वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगा जिससे कि उनको हर तरह की चीजों की नॉलेज हो जाए। तो ऑप्शन है इंडक्शन ट्रेनिंग, बिल्कुल नहीं, इसमें ये वो चीजें नहीं होती हैं। देन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये भी वो चीज नहीं क्योंकि इसमें मास्टर जो होता है एक तरह से उसके अंदर आपको काम करने के लिए एक टारगेट दे दिया जाता है जिससे आप सीख पाते हैं। वेस्टिब्यूअल ट्रेनिंग और लास्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूअल ट्रेनिंग भी यहाँ पर नहीं हाईलाइटेड है, लेकिन जब बात हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग की करें तो जब आप पढ़ोगे किताब से कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये बात कह दी गई थी कि ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट दोनों मिल करके
इन चीजों को इम्पार्ट करेंगे लोगों के बीच में। तो यहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात हो रही है ना। बढ़ते हैं अब बड़े क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट जो कि एक प्रोसेस है, उसका हार्ट है एक तरह से डायरेक्टिंग। नाउ आप क्या इस बात को मानते हैं? डू यू एग्री? गिव एनी 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो है तो एक डायरेक्ट सा ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको लिखना क्या है और कैसे, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए देखें। तो सबसे पहला सवाल आपसे किया था, क्या यहाँ पर बात सही लिखी गई है कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का हार्ट है? तो यस, बिल्कुल सही लिखा गया है कि डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ उसके पीछे क्या रीजंस है? तो फॉलोइंग आर द रीजंस, और रीजंस लिखने का मतलब कुछ और नहीं, इंपॉर्टेंस लिखने जा रहे हैं किसके? डायरेक्टिंग के, जिससे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का हार्ट है। और एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे रोज कहा है वैसे मैं फिर कह दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको बुक से देखना पड़ेगा, उससे मैच कर लीजिएगा। लेकिन हेडिंग्स मैं बता दे रहा हूँ सो दैट कि आपको गाइड मिल जाएगी कैसे कैसे आगे काम करना है। ये कुछ पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग फंक्शन के, जिसमें लिखा है इट इनिशिएट एक्शन, या लिखा है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स या एम्प्लॉयज एफर्ट। देन इट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट करने का भी एक तरीका होता है डायरेक्टिंग। इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, यानी कि डायरेक्टिंग हमें एक तरह से कह सकते हैं एक जरिया बनता है जिसकी मदद से हम अपने चेंजेस को बिजनेस में अप्लाई कर पाते हैं, या इसी को कह सकते हो आप हेल्पफुल इन अडॉप्टिंग चेंजेस, अडॉप्टिबिलिटी लाने में भी मददगार होता है। इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है जिसको हम रीजंस कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसे हमें बताना है और एक्सप्लेन करना है, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि क्यों डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का हार्ट है। तो मार्किंग स्कीम मैंने आपको देखिए लिख कर दिखा दिया है, हाफ मार्क्स यानी हेडिंग के लिए इनमें से जो आप कोई 3 लिख सकते हैं, हाफ उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, और 3 ही बोला था तो मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हाफ प्लस हाफ इंटू 3। नाउ आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, देखिए। पहले मैं क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ता हूं कि हमें करना क्या है, पता क्या लगाना है। बाय कोटिंग लाइंस, देखिए बाय कोटिंग लाइंस का मतलब हमारे पैसेज के कुछ लाइन को आपको हूबहू यूज करना है, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मैं अभी दिखा दूंगा कैसे लिखा जाता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग वन ऑफ द डिसीजन हाईलाइटेड अबव। यानी हमें फैक्टर्स बताने हैं कोई 4 जो इस पैसेज या केस में दिखाई देगा। याद दिला दूं आपको, कोई भी नहीं चलेगा, जो फैक्टर इस समय इस केस में है। और किसके फैक्टर्स? किसी एक डिसीजन के, जो हम सभी जानते हैं कितने तरह के और कौन कौन से डिसीजन होते हैं, उनमें से एक कोई डिसीजन है यहाँ पर जो आया है, उसी को पहचानना है और उसके फैक्टर अफेक्टिंग कोई 4 लिखने हैं जो इसमें बोले गए हैं। तो देखिए आप ध्यान से पढ़ते हैं। A Limited is manufacturing cotton cloths. It has been consistently earning good profit for many years. लगातार इस बिजनेस को कई साल से प्रॉफिट ही हो रहा है। This year too, it has been able to generate good profit. और इस साल भी कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला ही है। There is availability of enough cash in the company and good prospects of for growth इन फ्यूचर। तो देखिए कह रहे हैं कि कंपनी के रेगुलर इनकम के अलावा कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैश का भी एक भंडार है, और साथ ही साथ फ्यूचर में ग्रोथ के भी प्रोस्पेक्ट्स यानी उम्मीदें हैं। इट इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव्स इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड गुड रेमुनरेशन प्रैक्टिसेस। तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट शो करता है कंपनी का, और ये चीजें कंपनी का मानना है, जो कि खुद ब खुद एक रेपुटेशन बढ़ाने का काम करता है। इट हैज मैनी शेयर होल्डर्स हु प्रिफर टू रिसीव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पर प्रेफर करते हैं पैसे लगाना, जिससे कि उनको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल सके। इट हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। तो इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से 50 लाख का लोन भी लिया था। एंड इज बाउंड बाय सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लोन। तो लोन के टर्म्स के अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई बैंक ने उस लोन के वजह से कई सारे रेस्ट्रिक्शंस आप पर इम्पोज किए हैं, जिसको कि आपको फॉलो करना होता है एंड जिसके अगेंस्ट आप काम नहीं कर सकते, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए हुए हैं। नाउ अब फिर से दिखा देना चाहूंगा आपसे पूछा क्या गया था। पूछा था लाइन कोट करके बताइए
कि कौन से फैक्टर्स यहाँ पर हाईलाइटेड हैं जिस डिसीजन की बात यहाँ हो रही है। तो अभी हमने देखा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात चल रही है, यानी कि हम कह सकते हैं डिविडेंड डिसीजन का यहाँ पर जिक्र आ रहा है। तो देखिए डिविडेंड डिसीजन है, ये हमने पहले ही पहचान लिया। अब हमें उसी के फैक्टर्स अफेक्टिंग जो इस केस में आए हैं, पैसेज में आए हैं, उसके लाइन कोड को करके बताना है। जैसे देखिए पहला मैं लाइन कोड ले रहा हूं, इट हैज बीन कंसिस्टेंटली डैश 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 फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें अपने पैसेज में कि वहां पे क्या और कहाँ लिखा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइन कोड का मतलब फिर क्या निकलता है। देखिए यहां मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, शुरुआत में ही है, इट हैज कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स। ये जो पूरा लाइन है ये इशारा करता है इस बात की तरफ कि कंपनी का फैक्टर्स अफेक्टिंग के तौर पर रेगुलरिटी इन इनकम यहाँ पे एक मैटर बन जाता है डिविडेंड को डिक्लेयर करने को लेकर के। तो यही है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग आपका हेडिंग। ठीक है, इस तरह से लाइन कोड करते हैं एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन फर्दर किया जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर की तरफ की, और कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर आया है। तो दूसरा है कैश फ्लो पोजीशन। जैसा आपको ध्यान है इस पैसेज के अंदर में कैश फ्लो पोजीशन की बात भी हुई थी कि यहां पर बोला गया है कंपनी के पास इनफ बैलेंस ऑफ कैश है, जो कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी साथ साथ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की भी बात यहां हुई थी ना। उसी को हाईलाइट करते हुए यहां पर हम दिखाएंगे, देखिए रहा, देयर इज अवेलेबिलिटी डैश 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 इन द कंपनी। ये हमने पढ़ा, इसी का मतलब है कैश फ्लो पोजीशन। तो ये रहा आपका हेडिंग, ये उसके लाइन कोड्स और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन आपको करना ही है। नाउ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी हमने देखे थे, तो गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन द फ्यूचर, ये लाइन था वहां पर, इसका मतलब निकलता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो इस तरह से कंपनी का अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फ्यूचर में रहता है तो आप डिविडेंड कम बांटते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा होता है, उल्टा बोल के शायद में, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपका अगर कम होता है तो डिविडेंड आप ज्यादा दे सकते हैं, अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कम है तो आप ज्यादा है तो कम देंगे आप डिविडेंड, है ना। तो इस तरह से ये भी हमारे पास था इस पैसेज में। नेक्स्ट आता है हेडिंग शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, और ये क्वेश्चन में मौजूद है। अगेन इसको हम देखें एक बार कहां पर ही लाइन दिया हुआ है शेयर होल्डर का प्रेफरेंस। देखिए तो यहां पर हम पढ़ते जाएंगे जब ये रहा, इट हैज मैनी शेयर होल्डर्स हु प्रीफर टू रिसीव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। तो यानी यहाँ पर इस कंपनी के शेयर होल्डर्स इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करके इनसे अच्छा रिटर्न्स निकलवाना है। तो दिस इज द पॉइंट जिससे हम शेयर होल्डर प्रेफरेंस को पिक कर सकते हैं, और लाइन कोट किया हमने, इट मे हैव शेयर होल्डर्स डैश 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 फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। तो ये था शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। और एक पॉइंट आपने जो देखा इसमें केस में आया है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। जैसे आपने पढ़ा था, सुना था, आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेने की बात हुई थी कि लोन लिया गया और जिसके रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग कंपनी इनका पेमेंट नहीं कर सकती डिविडेंड्स का, ये लिखा हुआ था। लाइन कोट्स करते हैं अगर, तो इज कंपनी इज बाउंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस डैश 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 टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। तो यही है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इस तरह से मैंने 5 आपको इस केस या पैसेज से हेडिंग्स बता दिए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग के। आपको कोई 4 बोले गए थे तो मैंने मार्किंग स्कीम में लिख दिया। देखिए हाफ मार्क्स फॉर हेडिंग, मतलब ये जो 5 हेडिंग्स में से जो आप 4 पिक कर सकते हैं, कर पाए हैं, उनके लिए हाफ मार्क्स, और हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। एंड लाइन कोड तो करना ही है, उसके लिए सेपरेटली मार्क्स नहीं मैंने लिखा है, लेकिन अगर नहीं लिखोगे आप तो उसके मार्क्स जरूर कट जाएंगे। तो ये था हमारे बीएसटी का वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन और सारे आंसर्स। होप सो तो डेली की तरह आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो और साथ ही साथ आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।